हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। भारत भूगोल की सीरीज का ये आज दूसरा वीडियो है। हमने कल की वीडियो में भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में जाना था, जिसके बारे में हमने आपको प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर की विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान, उनके महत्व तक हमने आपको बताए थे। तो आज ये दूसरा वीडियो है भारत भूगोल का, जिसमें हम जानेंगे भारत के भू आकृतिक विभाग के बारे में। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। और यह वीडियो आपके यूपीएससी या स्टेट पीएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए इसको अंत तक ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें, और कुछ अगर फैक्ट बताते हैं तो उनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भारत के भू आकृतिक विभाग की बात करते हैं। भू आकृतिक विभाग की बात अगर करें तो उच्च संरचना के आधार पर भारत के 5 मुख्य भाग हैं। कौन कौन से? एक है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की अगर बात की जाती है तो ये विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणियां हैं, जिसका विस्तार नंगा पर्वत पश्चिम में और पूरब में नामचा पर्वत है। ये नामचा पर्वत में क्या होता है कि अक्ष संघीय मोड़ या हेयर पिन की भांति क्या होता है कि हिमालय एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग के उत्तर पूर्वी दबाव के कारण इसका निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार की ओर इसका ढाल उत्तल है और तिब्बत की ओर अवतल ढाल पाया जाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि हिमालय का उत्तरी ढाल जो है अवतल है या मंद है, और दक्षिणी ढाल उत्तल है या तीव्र है। पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई इसकी कम होती जाती है, लेकिन ऊंचाई बढ़ती जाती है। इसके 4 भाग हैं हिमालय के। कौन कौन से? हिमालय के 4 भाग में पहला तो ट्रांस हिमालय, जो कि तिब्बत का क्षेत्र है, वो हिमालय से पहले उसका निर्माण हुआ है। इसमें श्रेणियाँ जो है पाई जाती हैं वो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जैसी श्रेणियाँ यहीं पर पाई जाती हैं। और यहीं पे काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है K2 या गाडविन आस्टिन, जो कि भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। बृहद हिमालय से ट्रांस हिमालय को अलग करने वाली जो सीमा है उसको हम इंडो सांगपो सचर जोन बोलते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हिमालय के जो 4 भाग हैं वो एक दूसरे से किसी न किसी सीमा के द्वारा अलग होते हैं। जैसे एक चीज़ जहाँ ख़त्म होती है वहाँ जब दूसरी चीज़ शुरू होती तो वो उसकी सीमा बनाती। तो इसी तरीके से इसके 4 भाग जो हैं उसकी भी अपनी अपनी सीमाएँ हैं। तो इसमें ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो सीमा बनाती है वो है इंडो सांगपो सचर जोन। अगला है हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय। ये जो है हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी है। इसकी ऊंचाई भी, औसत ऊंचाई भी 6000 मीटर है। एक चौड़ाई इसकी 120 से 190 किलोमीटर है। विश्व के महत्वपूर्ण शिखर यहीं पर पाए जाते हैं। उसमें से माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वर्तमान में तो 8850 बताई जाती है, जो कि विश्व की सर्वोच्च चोटी है। 8848 मीटर हमने लिखा, तो वो भी कुछ गलत नहीं है। आगे कंचनजंगा 8558 मीटर, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा। और ये जो है लघु हिमालय से बृहद हिमालय जो अलग होता है वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा होता है। तो हमने ऊपर बताया भी था कि ये जो 4 भाग हैं ये किसी न किसी सीमा के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो वही है, पहला तो इंडो सांगपो सचर जोन से हुआ। दूसरा आपका लघु और बृहद हिमालय के बीच में जो सीमा है, सीमा बाउंड्री बना रही, वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। तीसरा है हिमाचल लघु या मध्य हिमालय, जिसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 3700 से 4500 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई, और चौड़ाई है इसकी 80 से 100 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर और चौड़ाई है 80 से 100 किलोमीटर। यहाँ पे पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटिवा और महाभारत श्रेणियाँ यहीं पर पाई जाती हैं। तो लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय की श्रेणियाँ जो हैं वो पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटिवा और महाभारत श्रेणियाँ हैं। और यहीं पे कश्मीर घाटी, लाहौल, स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा ये सब यहीं पे पाए जाते हैं। हिमाचल या लघु या मध्य हिमालय में ही अल्पाइन चारागाह पाए जाते हैं, जिनके अपने अपने क्षेत्रीय नाम हैं। जिनको कश्मीर में हम बोलते हैं उनको मर्ग बोलते हैं, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग भी हैं, नाम है उनका। उत्तराखंड में इन्हीं को हम बुग्याल या पयार भी बोलते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। स्वास्थ्य वर्धक पर्यटकों के लिए भी ये जगह विख्यात है। कौन सी? लघु हिमालय।
जिसमें शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग जैसे क्षेत्र हैं। अगला है कि शिवालिक से जब ये अलग होता है, जो सीमा बनती है वो मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं उसको। तो मेन बाउंड्री फॉल्ट के बारे में भी आप जान गए कि किसके किसके भी सीमा बना रहा है ये। इसके आगे हम जानते हैं शिवालिक निम्न या बाह्य हिमालय। अब ये क्या है शिवालिक निम्न या बाह्य हिमालय? इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 900 से 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है और चौड़ाई इसकी 10 से 50 किलोमीटर है। इसके अलावा ये खंडित रूप में विस्तृत है, एक नहीं, ये मतलब टूटा फूटा हुआ विस्तृत रूप है। हिमालय का ये सबसे नवीनतम भाग है। इसमें जो दून और द्वार पाए जाते हैं वो खेती के लिए यहाँ पे अच्छी संभावना है और यही कारण है कि यहाँ पे लोगों के अच्छे बसाव की संभावना भी यहाँ पे पाई जाती है। तो दून और द्वार में खेती की जो अच्छी संभावना है उसी के कारण लोगों का अच्छा बसाव भी यहाँ पाया जाता है। निचले भाग को हम तराई कहते हैं। जो शिवालिक का निचला भाग है, पैर के पास वाला एरिया, उसको हम तराई बोलते हैं। और तराई जो है दलदली वनाच्छादित क्षेत्र है, दलदली वनाच्छादित क्षेत्र है। और दक्षिणी क्षेत्र जो तराई का है वो बृहद सीमावर्ती भ्रंश है जो कश्मीर से आसाम तक विस्तृत है। इसके अलावा तराई का जो उत्तरी भाग है वो भाबर है। यहीं पर नदियाँ क्या करती हैं, लुप्त हो जाती हैं। तो नदियाँ अगर लुप्त होती तो कहाँ पे? भाबर में आके नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। तिब्बत के पठारी की ओर जो हिमालय का ढाल है वो मंद है और हिमनदों का जमाव भी वहीं पे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ढाल मंद है। ढाल जब मंद है तो क्या होगा, कोई भी चीज़ होगी वो ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा देर तक टिकी रह सकती है। यही रीज़न है तिब्बत के पठार की ओर हिमालय के ढाल पर हिमनदों का जमाव ज़्यादा पाया जाता है। पश्चिमी हिमालय की बात करते हैं तो पश्चिमी हिमालय क्रमिक श्रृंखला में ऊंचाई प्राप्त करता है, लेकिन अगर पूर्वी हिमालय की हम बात करें तो पूर्वी हिमालय एकाएक ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। आगे देखते हैं कि विभिन्न नदियों ने हिमालय को 4 भागों में बांटा भी है। वो कौन कौन सी नदियां हैं? कश्मीर या पंजाब हिमालय है, इसमें सिंधु और सतलज का योगदान रहा है। तो सिंधु और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है उसको कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं। इसकी चौड़ाई 560 किलोमीटर है। यहाँ पे जास्कर और फिर पंजाल पाए जाते हैं। हिमालय की चौड़ाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे ज़्यादा चौड़ाई हिमालय की कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कश्मीर हिमालय में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कुमाऊँ हिमालय जो सतलज से काली के मध्य में है, इसकी चौड़ाई है 320 किलोमीटर। फिर आगे देखते हैं, ये जो चौड़ाई 320 किलोमीटर दिखा रहा है, ये वो चौड़ाई नहीं कि जहाँ पे आपको वहाँ 560 किलोमीटर दिखा रहा, अभी आगे 720 या 760 किलोमीटर भी देखेंगे, वो चौड़ाई नहीं है। चौड़ाई है कि हिमालय के इस पार से उस पार, मतलब भारत से तिब्बत की तरफ अगर हम जाते हैं तो वो उसकी चौड़ाई की बात हो रही है यहाँ पे। तो हिमालय की चौड़ाई सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? कश्मीर या पंजाब हिमालय में। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये जो चौड़ाई 320 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 760 किलोमीटर, 720 किलोमीटर, 560 किलोमीटर दी गई है। तो ये जो चौड़ाई है वो है आपकी कश्मीर से सतलज से सिंध के बीच का जो एरिया लंबाई है। उसके बाद सतलज से काली के बीच, काली से तिस्ता, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच का जो एरिया है, ये इसकी चौड़ाई की बात कर रहा है इसमें। तो इसमें चौड़ाई 320 किलोमीटर है। यहाँ पे नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल आदि प्रमुख शिखर यहाँ पाए जाते हैं। और नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय जो है काली तिस्ता नदी के मध्य में, काली व तिस्ता नदी के मध्य में नेपाल हिमालय पाया जाता है और चौड़ाई इसकी 800 किलोमीटर है। अब हिमालय की चौड़ाई यहाँ पे सबसे कम है। फिर चौड़ाई यहाँ सबसे कम चौड़ाई यहाँ पे है, लेकिन सबसे चौड़ाई तो 800 किलोमीटर दिखा रहा। तो हमने अभी बताया कि अगर हम भारत से तिब्बत की तरफ जाते हैं तो इस चौड़ाई की बात हो रही है यहाँ पे ना कि कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। तो जो ये चौड़ाई कम है वो भारत से तिब्बत की ओर की बोली जा रही है। और ये जो चौड़ाई 800 किलोमीटर बताई जा रही है, हम कश्मीर से जो स्टार्ट करते हैं चलना तो अरुणाचल प्रदेश तक जो चलेंगे उस चौड़ाई की बात हो रही है। तो उसमें ये 800 किलोमीटर चौड़ा है।
अगला इसमें क्या है कि सर्वोच्च शिखर यहीं पर मिलते हैं, जैसे एवरेस्ट है, कंचनजंगा है और मकालू यहीं पर पाए जाते हैं। आसाम हिमालय अगला है। तो आसाम हिमालय जो है वो तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, दिहांग या सांगपो नदी के मध्य में है। ब्रह्मपुत्र, दिहांग, सांगपो क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र हम आसाम में बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। जब भारत में प्रवेश करती है तो वो दिहांग के नाम से प्रवेश करती है, और तिब्बत में इसको सांगपो नदी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र का नाम कहाँ पे क्या क्या नाम है। तो ब्रह्मपुत्र हम बोलते हैं आसाम में, दिहांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। जब भारत में प्रवेश करती है तो दिहांग नाम से ही प्रवेश करती है। उसके बाद सांगपो नदी है, कहाँ पे? तिब्बत में। इसकी चौड़ाई 720 किलोमीटर है। पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम अगर देखें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी रहा है, तो इसको भी ध्यान रखें, हो सकता है कि रिपीट हो जाए ये क्वेश्चन। अगला है कि पूर्व से पश्चिम शिखरों का क्रम देखा जाए तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, जो यूपी पीसीएस का 2012 क्वेश्चन रहा है। अब बात करते हैं, तो हमने 5 भागों में बांटा है। तो 5 भाग में पहला तो हो गया विशाल पर्वतमाला, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान की बात करें तो इसका उत्तरी जो सीमा बिंदु है वो है हिमालय। दक्षिण में बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिम में थार मरुस्थल और पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी इसको बोलते हैं। अब ये जो मैदान है उत्तर का विशाल मैदान है, इसका नाम क्या है? इसको सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते क्यों हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है और इसकी सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा बहाकर लाए गए गाद के जमाव से इस मैदान का निर्माण हुआ है। इसलिए हम इसको सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारतीय सभ्यता की व संस्कृति का पालना भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो रही है वो इसी क्षेत्र में विस्तृत रही है। ठीक, तो समुद्र की ओर मंद ढाल के कारण नदियां क्या करती हैं, धीमी गति से बहती हैं। तो यहाँ पे कथन और कारण भी बन सकता है कि जो उत्तर भारत के विशाल मैदान है वहाँ की जो नदियाँ हैं वो बहुत धीमी गति से बहती हुई समुद्र में गिरती हैं, ये कथन हो गया। तो कारण क्या है? कारण ये है कि समुद्र की ओर जो इसका ढाल है वो बहुत मंद है, तो ये इसका कारण है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी यहाँ कर रहा है, इसीलिए तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखें। अम्बाला नगर जल विभाजक का कार्य करता है, वो कैसे करता है? अम्बाला नगर के जो उधर की नदियाँ हैं, अम्बाला के जो पूर्व की नदियाँ हैं, पूर्व साइड की नदियाँ हैं, वो क्या करती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और जो पश्चिम साइड की नदियाँ वो सब अरब सागर में जाके गिरती हैं। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखना है कि अम्बाला के जो पूर्व साइड की नदियाँ वो अरब बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, और जो पश्चिमी साइड की नदियाँ हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। ऊंचे भाग को हम बांगर या पुरानी जलोढ़ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बाढ़ का पानी पहुँच नहीं पाता है, तो ये क्या करती हैं, ये पुरानी हो जाती हैं। यहाँ पे नए गाद का निर्माण नहीं हो पाता, नए गाद का जमाव नहीं हो पाता है, तो इनको हम पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहते हैं और बांगर भी कहते हैं। और जहाँ पे बाढ़ का पानी हमेशा पहुँचता रहता है उन्हीं को हम खादर बोलते हैं। खादर को नवीन जलोढ़ मृदा के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, और इसी खादर को पंजाब में बेट के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं उत्तर के विशाल मैदान की, तो इसके भी कई भाग हैं। उनमें से एक भाग है आपका पश्चिमी मैदान। पश्चिमी मैदान थार मरुस्थल से लेकर अरावली तक विस्तृत है। पश्चिमी मैदान थार मरुस्थल से अरावली तक विस्तृत है। यह लूनी नदी यहाँ पे बहती है। लूनी नदी आपको भी पता है कि लूनी नदी कहाँ पे बहती है, तो पश्चिमी मैदान में बहती है लूनी नदी, जो कि थार मरुस्थल से लेके अरावली तक विस्तृत है। दूसरा है मध्य मैदान। मध्य मैदान कहाँ कहाँ है? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। यही मेन जगह है जो भारतीय सभ्यता व संस्कृति का पालना भी है, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में
बहुत सारे स्थल पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। और इसके अलावा पूर्वी मैदान जो है वो गंगा की मध्य व निचली घाटी में विस्तृत है। गंगा की मध्य व निचली घाटी में जो विस्तृत मैदान है उसको हम पूर्वी मैदान कहते हैं। और ये बिहार और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। बिहार और पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है उसको हम पूर्वी मैदान कहते हैं। ये गंगा के मध्य व निचली घाटी में विस्तृत है। यहाँ पे घाघरा, गंडक, कोसी, सोन का बहाव क्षेत्र भी है ये। तो घाघरा, गंडक, कोसी और सोन का बहाव क्षेत्र भी है कौन सा? पूर्वी मैदान। आगे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र मैदान। तो 4 भाग हैं इसके भी। तो पश्चिमी मैदान, मध्य मैदान, पूर्वी मैदान और ब्रह्मपुत्र मैदान। तो ब्रह्मपुत्र मैदान जो है वो आसाम में विस्तृत है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा बना हुआ है ये क्षेत्र। यहाँ पे संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली पाई जाती है। माजुली द्वीप यहीं पर है। और ब्रह्मपुत्र जो है आसाम में बहुत गुम्फित मार्ग बनाती हुई बहती है। और यही रीजन है ब्रह्मपुत्र से हमेशा बाढ़ आती रहती है आसाम में। 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है कौन सा? ब्रह्मपुत्र मैदान। ब्रह्मपुत्र मैदान 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र भी है। अब भारत का विशाल पठार तीसरा भाग है। उन 5 में से तीसरा भाग भारत का विशाल पठार है। तो भारत का विशाल पठार जो है प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। आकार इसका त्रिभुजाकार है। नीचे हमने चित्र भी बना दिया है, वो आप उसको देख सकते हैं। तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग भी है। इसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर में है। तो इसका भी ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए कि सीमाएं इसकी कहाँ कहाँ हैं, कैसी कैसी सीमाएं हैं। तो देखिए ध्यान से देखें चित्र को, तो इसमें दिख रहा है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अरावली लिखा हुआ है। तो उत्तर पश्चिम में अरावली है। उत्तर में कौन सा है? बुंदेलखंड। कैमूर और राजमहल पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दिख रही हैं आपको। फिर पश्चिमी घाट पश्चिम क्षेत्र में है, पूर्वी घाट पूर्वी भाग में है। इस तरीके से इसकी सीमाएं निर्धारित होती हैं। बाकी इसमें भी वही चीज़ें आपको बताई गई हैं। इस चीज़ से आप थोड़ा सा ध्यान रखें और चित्र को देख के आप आसानी से समझ भी सकते हैं। सबसे ऊंचा स्थान जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र का वो है अनायमुद्दीन, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। सामान्य ढाल की बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल पाया जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल पाया जाता है कहाँ पे? प्रायद्वीपीय पठार में। इसके पर्वत जो है वो अवशिष्ट प्रकार के पर्वत हैं। अब अवशिष्ट जो है वो अपने मूल रूप में अब नहीं है, वो घिस चुके हैं अपरदन, निक्षेपण, अपरदन प्रक्रियाओं के द्वारा। तो ये अवशिष्ट रह गए हैं। अब उनका कुछ अंश बचा हुआ है, बाकी मूल रूप में ये पर्वत श्रेणियाँ अब नहीं रही हैं। तो नदियाँ जो है यहाँ पे आधार तल भी प्राप्त कर चुकी हैं। नदियाँ आधार तल प्राप्त कर चुकी हैं का मतलब क्या है कि नदियाँ यहाँ की जो हैं अब युवावस्था में नहीं रही हैं। और वो क्या करती, अब वो अपने पैरेलल में कटाव करती हैं। नीचे उनका कटाव नहीं हो रहा है। जैसे हिमालय की नदियाँ वी आकार की घाटी गॉर्ज का निर्माण करते हैं, उस तरीके से प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ जो हैं ये वी आकार घाटी या गार्ज का निर्माण नहीं करती, वो अपनी चौड़ाई बढ़ा रहे हैं बस। और रचना इसकी आग्नेय कायांतरित शैलों से हुई है। जो प्रायद्वीपीय पठार की रचना हुई है वो आग्नेय तथा कायांतरित शैलों से हुई है। इसके 2 भाग हैं। किसके? प्रायद्वीपीय पठार के। प्रायद्वीपीय पठार के 2 भाग हैं। एक है उसमें मध्यवर्ती उच्च भूमि। मध्यवर्ती उच्च भूमि का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो विशाल मैदान है उत्तर में, और दक्षिण में है नर्मदा नदी। दक्षिण में नर्मदा नदी, उत्तर में विशाल मैदान। अरावली है पश्चिम में। अरावली का सर्वोच्च शिखर आप जानते हैं गुरु शिखर है, और माउंट आबू भी यहीं पे है, जो जैन का तीर्थ स्थल भी है, जैनों का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है ये। इसके विस्तार क्षेत्र की अगर मध्यवर्ती उच्च भूमि के विस्तार क्षेत्र की बात करते हैं तो मालवा पठार तक इसका विस्तार क्षेत्र है। और मालवा पठार कहाँ है? अरावली इसके उत्तर पश्चिम में है, विंध्याचल इसके दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे? मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में अगर देखते हैं तो अरावली है, दक्षिण में आपके विंध्याचल स्थित है। यहाँ पे नदियाँ बहती हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमि की बात हो रही है। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में नदियाँ जो बहती हैं वो चंबल, बेतवा और नर्मदा, इनके बारे में भी जानेंगे। नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पे मिलती हैं, किसकी सहायक नदियाँ हैं, इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे।
बहरहाल तो मध्यवर्ती उच्च भूमि के जो भाग हैं उसमें पठार हैं कुछ, जो बघेलखंड का पठार है, एक छोटा नागपुर का पठार भी इसी में शामिल है। और पहाड़ियाँ यहाँ पे विंध्याचल, महादेव, कैमूर, महकाल, यहाँ की पहाड़ियाँ भी हैं। इसका दूसरा भाग है प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन का पठार जो है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसकी 3 भुजाएं हैं। त्रिभुजाकार है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो सेम है कि 3 भुजाएं होंगी। 3 भुजाएं कौन कौन सी? एक है कन्याकुमारी राजमहल, दूसरा सतपुड़ा, महादेव, महाकाल, और तीसरी है सह्याद्री। ये 3 भुजाएं हैं इसकी, कन्याकुमारी से राजमहल, सतपुड़ा, महादेव, महाकाल, उसके अलावा सह्याद्री। और क्षेत्रफल इसका है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। किसका? प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन के पठार का। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और यहाँ सह्याद्री की जो ऊंचाई है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। तो सह्याद्री की जो ऊंचाई है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, ना कि दक्षिण से उत्तर की ओर। इसका ध्यान रखना कि। और यहाँ पे अनायमुडी जो है सर्वोच्च चोटी है, हमने ऊपर भी बताया था। तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। बात करते हैं तटीय मैदानों की। ये कौन सा? चौथा भाग है, चौथा पार्ट है ये। तो तटीय मैदान 2 हैं, एक पूर्वी तटीय मैदान है और एक पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान जो है वो नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक है। पूर्वी तटीय मैदान गंगा नदी के मुहाने, मतलब उत्तर में गंगा नदी का मुहाना है और दक्षिण में कन्याकुमारी, इतने लंबाई में विस्तृत है। इसमें पश्चिम की तुलना में यह अधिक चौड़ा, पश्चिम की तुलना मतलब पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट जो है, पूर्वी तट मैदान जो है ये चौड़ा है। यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है डेल्टा क्षेत्र भी यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे 2 लैगून हैं, चिल्का और पुलिकट। इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। चिल्का और पुलिकट भी क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ पे हैं, इनकी स्थिति क्या है, ये सब के बारे में हम आगे जानेंगे। आगे बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। और पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो कच्छ, उत्तर में कच्छ और दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसमें दक्षिणी गुजरात से अगर मुंबई तक क्या है, ये अधिक चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान के अगर अधिक सबसे ज़्यादा चौड़ाई की बात करें तो दक्षिणी गुजरात से लेके मुंबई तक ये सबसे ज़्यादा चौड़ा है। और दमन से गोवा तक हम कोंकण तट बोलते हैं इसको। दमन से गोवा तक का जो क्षेत्र है उसको हम कोंकण तट बोलते हैं। और यह प्राकृतिक पोताश्रय यहाँ पे विकसित हैं। गोवा से मंगलौर तक जाते हैं तो कर्नाटक तट है। मंगलौर से कन्याकुमारी पहुँचेंगे तो मालाबार तट कहलाता है वो। और 5वां विभाग है। 5वां विभाग कौन सा है? द्वीप समूह या भारतीय द्वीप। आपको भी पता है कि भारत में द्वीप समूह जो हैं वो 2 हैं। एक है आपके बंगाल की खाड़ी में और एक है अरब सागर में। तो बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह उनको बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है वो सैडल पीक है, 732 मीटर ऊंचा है। अंडमान निकोबार तो एक द्वीप समूह हो गए, लेकिन यहाँ पे अंडमान की भी बात होगी और निकोबार द्वीप समूह की भी बात होगी। तो अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है वो सैडल पीक है, 732 मीटर ऊंचा है। और निकोबार द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर है वो माउंट थुलियर है, 642 मीटर, जो कि कहाँ पे स्थित है? ग्रेट निकोबार में। तो निकोबार द्वीप समूह में सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर 642 मीटर ऊंचा और ग्रेट निकोबार में यह स्थित है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अब बात करते हैं भारत के दक्षिणतम बिंदु की। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ पे है? बृहद निकोबार में। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। भारत का अकेला अगर जागृत ज्वालामुखी द्वीप की बात करें तो बैरन द्वीप अंडमान में ही है। नारकोंडम द्वीप प्रसुप्त ज्वालामुखी भी इसी सागर में स्थित है। इन 2 द्वीपों की जो उत्पत्ति हुई है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो उत्पत्ति हुई है वो तृतीय पर्वत श्रेणी अराकान योमा का विस्तार है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये अराकान योमा जो तृतीय पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार है। और बांडूर समुद्री जैव मंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र एकमात्र ऐसा स्थल है
अंडमान निकोबार का, जहाँ पे विश्व का सबसे बड़े और दुर्लभ बृहदकाय रॉबर केकड़े के लिए प्रसिद्ध भी है ये। और ये कहाँ पे है? दक्षिण अंडमान और ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो बांडूर समुद्री जैवमंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र, जो कि विश्व के सबसे बड़े दुर्लभ बृहदकाय रॉबर केकड़े के लिए प्रसिद्ध है, यह दक्षिण अंडमान और ग्रेट निकोबार में स्थित है। आगे बात करते हैं, श्रीहरिकोटा और पुलिकट को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। कौन सा? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा पुलिकट हमने बताया था। तो पुलिकट लेगून है जो पूर्वी तट पे स्थित है। तो पुलिकट को बंगाल की खाड़ी से अलग करने वाला जो क्षेत्र है वो श्रीहरिकोटा है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आदिम सेतु या राम सेतु की अगर बात करें तो भारत के पंबन द्वीप तमिलनाडु के अंतिम छोर पर स्थित है धनुषकोडी, वहाँ से लेकर मन्नार द्वीप जो कि श्रीलंका में है वहाँ तक विस्तृत है। अब अरब सागर के द्वीप समूह की बात करते हैं। तो अरब सागर के जो द्वीप समूह हैं वो कौन कौन से हैं? वहाँ भी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कुल 18 द्वीप हैं। लक्षद्वीप समूह में कुल 18 द्वीप हैं। यहाँ ये का निर्माण जो हुआ वो प्रवालों से हुआ है। लक्षद्वीप का निर्माण प्रवालों से हुआ है और सबसे उत्तरी द्वीप इसका अमीन द्वीपी है। तो बात होती है कि लक्षद्वीप समूह का जो सबसे उत्तरी द्वीप है वो अमीन द्वीपी है और सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय है। और मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और यह 9 डिग्री चैनल के द्वारा शेष द्वीपों से अलग होता है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु है मिनिकॉय, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु मिनिकॉय है जो कि दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है और यह 9 डिग्री चैनल के द्वारा शेष सभी द्वीपों से अलग होता है। और इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट या एंड्रोथ है। बात करते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का विस्तार देखते हैं। हमने ऊपर पढ़ा भी था, लेकिन यहाँ पे पश्चिमी घाट की बात करें तो ये इसका विस्तार ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक है। इसकी औसत ऊंचाई है 1200 मीटर। सह्याद्री भी इसको कहते हैं। थाल घाट, यहाँ पे थाल घाट, भौर घाट जैसे क्षेत्र भी हैं। तो थाल घाट और भौर घाट क्या हैं? तो थाल घाट और जो है मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित एक दर्रा है। थाल घाट मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित एक दर्रा है थाल घाट। भौर घाट आपका मुंबई पुणे और चेन्नई रेल मार्ग पर स्थित एक दर्रा है। साथ में पश्चिमी घाट पे बात करें तो पाल घाट भी है। पाल घाट क्या है कि यहाँ पे एक कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर और इडोर रेल मार्ग पर स्थित है। ध्यान रखें, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। उत्तरी सह्याद्री की अगर सर्वोच्च चोटी की बात करें तो कलसुबाई। और पश्चिमी घाट तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो अनायमुदी है वो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट तथा दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है वो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। पूर्वी घाट की बात करते हैं तो पूर्वी घाट आपका श्रृंखलाबद्ध नहीं है। हमने बताया था श्रृंखलाबद्ध नहीं है कि मतलब टूटा फूटा है। तो पूर्वी घाट टूटा फूटा है या श्रृंखलाबद्ध नहीं है। और श्रृंखलाबद्ध नहीं है, टूटा फूटा है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारी नदियां जो है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो बहुत सारे डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। वो क्या करती हैं? वो तटों को काट देती हैं। तो सबसे ऊंची चोटी जो है पूर्वी घाट की वो महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी कहाँ है? उड़ीसा में। और सबसे उत्तरी भाग उत्तरी सरकार तट है और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। औसत ऊंचाई इसकी 600 मीटर है। सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें तो ये बिलगिरी श्रेणी के पास स्थित है। पूर्वी घाट का जो सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है वो बिलगिरी श्रेणी के पास पाया जाता है। अब बात करते हैं कि भारत चीन सीमा के निकट जो नेलांग घाटी है उसको 1962 के युद्ध में बंद कर दिया गया था, जो कि 2015 में फिर से खोला गया। और नेलांग घाटी है कहाँ? नेलांग घाटी आपके सिक्किम में पड़ता है। मरखा घाटी लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी। ये कुछ घाटियाँ हैं, इम्पोर्टेंट्स हैं, इनको हमने इसी ऐसे ही नोट डाउन कर दिया था, तो इनको बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो मरखा घाटी आपकी लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। जुकू नागालैंड में पाई जाती। सांगला घाटी किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश में है। सांगला घाटी पर्वतीय चोटियों और वस्पा नदी से घिरी हुई है। सांगला घाटी पर्वतीय चोटियों और वस्पा नदी से घिरी हुई है।
ये भी ध्यान देने की बात है। युथांग घाटी, युथांग घाटी सिक्किम में पाई जाती है। यहाँ पे रोडोडेंड्रॉन झाड़ियाँ पाई जाती हैं, मतलब रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों से यह ढकी हुई घाटी है युथांग घाटी, जो कि सिक्किम में है। इसको हम हॉट स्प्रिंग भी कहते हैं। तो युथांग घाटी रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों से ढकी हुई है और इसको हॉट स्प्रिंग भी कहा जाता है। शांत घाटी कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ी पर है। ये कुछ फैक्ट्स थे जिनको याद करना जरूरी हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाए। और दर्रे की बात करें तो दर्रे जो हैं पर्वत के द्रोणी से होकर गुजरते हैं। पर्वत के द्रोणी से होकर जो मार्ग गुजरते हैं उनको हम दर्रे कहते हैं। तो काराकोरम दर्रा जो है आपका लद्दाख में है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी है ये। तो काराकोरम लद्दाख में है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। उसके बाद बुर्जिल दर्रा है, जो कि श्रीनगर और गिलगित के बीच में पाया जाता है। जो जिला जास्का श्रेणी का है वो ये श्रीनगर और लेह के बीच में है। ये जो जिला दर्रा। पीर पंजाल दर्रे की बात करें तो कुल गांव से कोठी तक विस्तृत है। अगला है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर के बीच में है और यहीं पे जवाहर सुरंग स्थित है। सिपकीला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। बड़ा लाचा मंडी से लेह को जोड़ता है। माना नीति लिपू जो है, माना नीति और लिपुलेख जो है उत्तराखंड में स्थित है और माना को चिरबतिया डूंगरी ला भी कहा जाता है। तो ध्यान रहे कि माना को चिरबतिया या डूंगरी ला भी कहा जाता है। क्वेश्चन में हो सकता है कि माना के बारे में ना पूछे, वो पूछ ले चिरबतिया या डूंगरी ला के बारे में। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि यह उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला दर्रा की बात करते हैं तो ये सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। झलेपला ये भी सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को एक साथ जोड़ता है। यांग्याप दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में यांग्याप दर्रे से ही प्रवेश करती है। और किस नाम से प्रवेश करती है? दिहांग नाम से भारत में प्रवेश करती है। अगला है दिफू पांगसार दर्रा। ये कहाँ है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में स्थित है। दिफू पांगसार दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में स्थित है। तुजू दर्रा मणिपुर म्यांमार के बीच में स्थित है। चांगला जो है जम्मू कश्मीर के बीच में स्थित है। बुमला अरुणाचल प्रदेश में है। मुलिंगला जो है एकमात्र मौसमी दर्रा है भारत का, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। मौसमी दर्रा क्यों? क्योंकि ठंडी में यहाँ पे बर्फ़ जम जाती होगी तो ये बंद हो जाता होगा, लेकिन गर्मी में जब बर्फ़ पिघलने लगती तो ये खुल जाता है, मतलब आना जाना यहाँ से आवागमन शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसको मौसमी दर्रा भी कहते हैं और यह उत्तराखंड में स्थित है। हिमरेखा और हिमनद क्या होते हैं? हिमरेखा जो है वो हिम की निचली रेखा कहलाती है। हिमरेखा हिम की निचली रेखा होती है कि जहाँ से हिम के या बर्फ़ के जमने की शुरुआत होती है, वही होती हिमरेखा। अब हिमालय में जो हिमरेखा पाई जाती है उसके अलग अलग होने का कारण क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट भी बनता है और फैक्ट भी। तो इसका कारण है अक्षांश, उच्चावच, वर्षण की मात्रा, ढाल, स्थानीय स्थलाकृति। तो ये 5 कारण हैं जो कि हिमरेखा के अलग अलग होने के पर प्रभाव डालते हैं। हिमरेखा की ऊंचाई की बात करते हैं तो 5500 से 6000 मीटर महान हिमालय में है। महान हिमालय में अगर हिमरेखा की ऊंचाई की बात करें तो 5500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पाया जाता है। और पश्चिमी हिमालय में बात करें तो 5800 मीटर, पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो पश्चिमी हिमालय में इतना ऊंचे पे और पूर्वी हिमालय में इतना नीचे क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि पश्चिमी हिमालय जो है वो धीरे धीरे ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है, लेकिन पूर्वी हिमालय एक साथ ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है। और वो जब एक साथ ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है तो वो एक साथ ऊंचाई प्राप्त कर रहा है तो 4300 मीटर जो है लगभग सेम कंडीशन में आ जाता है। यहाँ बात करते हैं प्रमुख हिमनद की। तो प्रमुख हिमनद पाए कहाँ जाते हैं भाई? प्रमुख हिमनद महान हिमालय और परा हिमालय में विद्यमान है। परा हिमालय मतलब पार हिमालय। तो महान और परा हिमालय में प्रमुख हिमनद विद्यमान है। यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। एक हिमनद है सोना पानी।
सोना पानी जो है लाहौल स्पीति प्रदेश में पाया जाता है। लाहौल स्पीति कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में अगर लाहौल स्पीति है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि चंद्रा घाटी भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। सोना पानी जो है पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद है। ध्यान रखना है कि पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सोना पानी है, जो कि लाहौल स्पीति प्रदेश में चंद्रा घाटी में स्थित है। महान हिमालय और काराकोरम में बहुत बड़े बड़े आकार के हिमनद उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ हैं जैसे सियाचिन है, हिस्पारा है, बाल्टोरो, साल्टोरो, बिस्फारा, चोमोलुंगामा, खोरदोजीन। तो सियाचिन हो सकता है, सियाचिन पता हो, सियाचिन नॉर्मल है, सियाचिन ग्लेशियर सब जानते हैं। तो हो सकता हिस्पारा, बाल्टोरो, साल्टोरो का भी नाम पता ही होगा, बिस्फारा, चोमोलुंगमा और खोरदोजीन, ये सब क्या हैं? प्रमुख हिमनद हैं। कहाँ के? महान हिमालय और काराकोरम के। तो ये ध्यान रखना, और ये सब काराकोरम में पाए जा रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं हिमनद हैं और उनकी कुछ स्थिति रही है। तो उसमें एक रिमो है। रिमो आपका पुनमाह, रिमो आपका कश्मीर में पाया जाता है। पुनमाह भी कश्मीर में है। रिमो हिमनद कश्मीर में, पुनमाह हिमनद कश्मीर में, जेमू हिमनद जो है आपका सिक्किम और नेपाल है, नेपाल के बॉर्डर पे सिक्किम और नेपाल में पाया जाता है जेमू हिमनद। सासाइनी हिमनद काराकोरम में पाया जाता है। रूपल हिमनद कश्मीर है। दियामीर कश्मीर में पाया जाता है। तो रूपल, दियामीर, सासाइनी हो सकता है नाम सुना हो आपने, जेमू, पुनमाह, रिमो, तो इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं भारत की तटरेखा की कुल लंबाई। तो भारत के तटरेखा की जो कुल लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर। नॉर्मल बोलते हैं 7516 किलोमीटर बोलते हैं, लेकिन इतना ध्यान होना चाहिए 0.6 और भी है इसमें। समुद्र तट रेखा के घटते क्रम वाले जो राज्य हैं उसमें वो इस तरीके से हैं। इसमें गुजरात है, आंध्रा है, सबसे ज़्यादा बड़ी तट रेखा है गुजरात की, उसके बाद आंध्रा की, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर केरल, फिर ओडिशा, फिर कर्नाटक, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद सबसे लास्ट में गोवा। तो गोवा की तटरेखा जो है सबसे कम है और गुजरात की सबसे अधिक है। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, पाँचवें नंबर पर केरल है, आठवें नंबर पर पश्चिम बंगाल है, तो सातवें पर कर्नाटका है, छठे पर आपका उड़ीसा है, तो चौथे पर महाराष्ट्र है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है, और बिल्कुल लास्ट मतलब 9वां जो राज्य है जिसकी तटरेखा सब है वो गोवा है, जिसकी तटरेखा सबसे छोटी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगला वीडियो के साथ हम आपसे कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर कोई भी नया वीडियो आता है, अपलोड होता है, तो आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसको पढ़ सकें, वो इसको समझ सकें और अच्छे से उनकी भी पढ़ाई चलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।